हेलो दोस्तों, आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 49 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें 50 नंबर का मॉडल पेपर है। दोस्तों, कुल 120 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हूबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 49 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर के नाम से वहां फोल्डर बना हुआ है और उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें। और आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना 50 नंबर का मॉडल पेपर। देखिए, ये संशोधित पाठ्यक्रम स्कीम है। इसके अंदर आप देख सकते हैं 120 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे। 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। हिंदी के 20 प्रश्न, इंग्लिश के 20 प्रश्न, राजस्थान जीके और दोस्तों देखिए, राजस्थान जीके के इसमें 50 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे 70 में से, जिसमें से 20 प्रश्न राजस्थान भूगोल के, 20 प्रश्न राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति के, 5 प्रश्न राजस्थान पॉलिटी के और 5 प्रश्न करंट अफेयर के। पीछे बचे 20 प्रश्न। 20 प्रश्न में से दोस्तों 5 प्रश्न भारतीय करंट अफेयर के, 5 प्रश्न कंप्यूटर के, 5 प्रश्न साइंस के और 5 प्रश्न भारतीय संविधान के। टोटल 70 प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जाएंगे और गणित के 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, देखिए इसी पैटर्न के अनुसार अपन ये मॉडल पेपर है वो पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अपन भाग 1 में राजस्थान भूगोल के 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? बताइए, कौन से जिले की अंतरराष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है वर्तमान में? तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, सबसे ज्यादा तो है जैसलमेर की और सबसे कम है वो दोस्तों वर्तमान में फलोदी की है। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, फलोदी की। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेकंड नंबर का प्रश्न है, अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों ये यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है दोस्तों अरावली। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अरावली पर्वतमाला पालनपुर गुजरात से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर तक इसकी लंबाई है। राजस्थान में इसकी 550 किलोमीटर की लंबाई है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 3 नंबर का प्रश्न है, विंध्यन कगार भूमिया किन नदियों के बीच स्थित है? विंध्यन कगार भूमिया दोस्तों किन नदियों के बीच स्थित है? तो ये चंबल और बनास नदियों के बीच स्थित है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, चंबल और बनास नदियों के बीच में ये स्थित है। 4 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए लेटेराइट प्रकार की मिट्टी में पाई जाती है। बताइए, कौन से जिले में लेटेराइट प्रकार की मिट्टी है वो पाई जाती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो है ये मिट्टी दोस्तों उदयपुर, सलूम्बर, दक्षिणी पश्चिमी बांसवाड़ा, राजसमंद, डूंगरपुर, इन जिलों में पाई जाती है दोस्तों ये लेटेराइट मृदा। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डूंगरपुर इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये लेटेराइट मृदा में दोस्तों चूना और लोहे ऑक्साइड व फास्फोरस की दोस्तों इसमें कमी पाई जाती है और दोस्तों लोहे अंश की उपस्थिति के कारण यह है वो लाल दिखाई देती है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 5 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून ऋतु की अवधि रहती है। तो दोस्तों ये अवधि रहती है जून से सितंबर तक, जून से सितंबर तक रहती है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 6 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय मरुद्यान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये स्थित है जैसलमेर बाड़मेर में, जैसलमेर बाड़मेर में ये स्थित है राष्ट्रीय मरुद्यान और ये राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 7 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों राजस्थान की चंबल और बनास नदी है वो अध्यारोपित नदी का उदाहरण है। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें बनास। चंबल ऑप्शन में नहीं दे रखा, बनास इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही।
8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए बीसलपुर बांध का निर्माण किस वर्ष में पूर्ण हुआ? बीसलपुर बांध का निर्माण है वो कौन से वर्ष में पूरा हुआ? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1999 में दोस्तों बीसलपुर बांध का निर्माण है वो पूर्ण हुआ था। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। कहाँ पर है? तो दोस्तों ये टोंक जिले की देवली तहसील में बीसलपुर गांव में बनास नदी पर ये स्थित है। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 9 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नांकित कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? दोस्तों सबसे कम जनसंख्या घनत्व है वो दोस्तों किस में है? जैसलमेर में 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। उसके बाद में दोस्तों आता है बीकानेर का नंबर है, बीकानेर में दोस्तों 78 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। और उसके बाद में नंबर आता है दोस्तों बाड़मेर का, जिसमें 92 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। दोस्तों देखिए राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जिनका जनसंख्या घनत्व है 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है, तो ये आपको याद रखना है। अभी इसमें क्या पूछा है कि निम्नांकित में से कौन से जिले में द्वितीय न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है? तो वो है इसमें बीकानेर। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए 10 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये? तो ये उदयपुर में स्थित है। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, ये उदयपुर में है, याद रखना है। ठीक है, अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 11 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए दोस्तों किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? किस शहर को ग्रेनाइट का शहर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों ग्रेनाइट सिटी। किसको बोलते हैं? जालोर को। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 12 नंबर का प्रश्न है, छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? छप्पन का मैदान निम्नलिखित बेसिनों में से किस में स्थित है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए। तो आप सभी को पता होगा प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा के मध्य का भाग है वो छप्पन का मैदान है वो कहलाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है इसमें, और ये वहां पर कौन सी नदी बहती है? माही नदी। तो माही बेसिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, माही बेसिन। नेक्स्ट आगे देखिए कृषि विभाग राजस्थान में मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है। कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रेवरीना मृदा पाई जाती है। तो दोस्तों ये मृदा पाई जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें ये रेवरीना मृदा है, ये पाई जाती है दोस्तों श्री गंगानगर में। यहाँ पर 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 14 नंबर का प्रश्न है, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं है। बताइए, पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें निम्नतर। क्या है? निम्नतर। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? कौन सा राजस्थान का राज्य पुष्प है और एक इमारती लकड़ी प्रदान करने वाला वृक्ष भी है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें रोहिड़ा। रोहिड़ा इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। रोहिड़ा राजस्थान का राज्य पुष्प है जिसका वैज्ञानिक नाम है वो टिकोमेला अंडुलेटा है। ठीक है, और इसे मरुस्थल का सागवान और मारवाड़ टीक के नाम से भी जाना जाता है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1 नंबर ऑप्शन सही। 16 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नांकित में से लूनी नदी की कौन सी सहायक नदी अरावली पहाड़ियों से उद्गमित नहीं होती? बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए, वही नदी है जो एकमात्र एक ही नदी है लूनी की सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, और उसका नाम है जोजड़ी नदी। कौन सी? जोजड़ी नदी। दोस्तों जोजड़ी नदी का जो उद्गम है वो नागौर जिले के पोंडलू गांव की पहाड़ियों से होता है इसका उद्गम। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 17 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, इसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना को किन जिलों में निर्मित किया गया है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है
टोंक और सवाई माधोपुर, टोंक और सवाई माधोपुर। एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है। टोंक व सवाई माधोपुर जिलों में बनास नदी के अतिरिक्त पानी का उपयोग करने के लिए किया गया है। तो यहाँ पर इसमें एक नंबर ऑप्शन सही। 18 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह जिला कौन सा है? राजस्थान में जिस जिले में ग्रामीण लिंगानुपात सबसे कम था वह जिला है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें धौलपुर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए 19 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 44 यानी कि NH 44 राजस्थान के किस जिले से गुजरता है? बताइए, NH 44 है कौन से जिले से होकर गुजरता है? तो दोस्तों ये धौलपुर से होकर गुजरता है। कहां से होकर गुजरता है? धौलपुर से होकर गुजरता है दोस्तों। इसकी कुल लंबाई है वो 28 किलोमीटर है। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई दोस्तों 28 किलोमीटर है। आगे देखिए 20 नंबर का प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन का कारण है। जलवायु परिवर्तन का कारण क्या है? तो दोस्तों देखिए ग्रीन हाउस गैसें, ओजोन परत का क्षरण, प्रदूषण, दोस्तों ये सभी क्या है? ये जलवायु परिवर्तन के कारण है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन भाग 2 के अंदर राजस्थान इतिहास एवं कला संस्कृति से संबंधित 20 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए 21 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान में पूर्व मध्यकालीन राज्यों में नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था। तो नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग किया जाता था, तो दोस्तों ये राजकीय ज्योतिष के लिए किया जाता था दोस्तों, नैमित्तिक पदनाम का प्रयोग। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा राजकीय ज्योतिषी के लिए किया जाता था। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 22 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई? राजस्थान सेवा संघ की जो स्थापना है वो दोस्तों 1919 में की गई थी। किसके द्वारा? विजय सिंह पथिक के द्वारा। कहां पर की गई थी? वर्धा में। तो यहाँ वर्धा महाराष्ट्र में। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1920 में इसका मुख्यालय अजमेर बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 23 नंबर का प्रश्न है, 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? 1933 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है जानकी देवी बजाज ने। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जानकी देवी बजाज ने 1933 ईस्वी में कलकत्ता में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, और ये जमनालाल बजाज की पत्नी थी दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही। 24 नंबर का प्रश्न है, लोक कथाएं 1960 से 1975 के संग्रह से उद्धत बातारी फुलवारी के लेखक कौन थे? बताइए, बातारी फुलवारी के लेखक है वो कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है विजयदान देथा। यहाँ पर 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इनका जन्म है वो दोस्तों बोरुंदा गांव जोधपुर में हुआ था 1926 को। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 25 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने केक के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। बताइए, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जौ के अंकुरों के साथ पूजा की जाती है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। गणगौर के अवसर पर होली की राख से बने पिंडिया की जौ के अंकुरों के साथ पूजा कर गणगौर पूजन है वो शुरू किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 26 नंबर का प्रश्न है, रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? रीखिया, ब्यावले और नेजा निम्न में से किस लोक देवता से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, रामदेव जी के मेघवाल भक्त हैं वो रीखिया कहलाते हैं, ठीक है। और रामदेव जी के मंदिरों में 5 रंगों की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे नेजा कहते हैं, और भक्तजन द्वारा गाए जाने वाले भजनों को ब्यावले कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों एक होता है जम्मा, एकादशी को किए जाने वाले रात्रि जागरण को दोस्तों जम्मा कहा जाता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 27 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? कौन संगीत के जयपुर घराने से संबंधित है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये
कौन है? तो मल्लिकार्जुन मंसूर। मल्लिकार्जुन मंसूर ये जयपुर घराने से संबंधित है दोस्तों। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना है दोस्तों। ये भारतीय शास्त्रीय ख्याल गायक थे ये, और 1970 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिला था, 1976 में पद्म भूषण भी पुरस्कार मिला था, और 1992 के अंदर पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। ये भी आपको इसमें याद रखना है। आगे देखिए 28 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा मंदिर मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना? बताइए दोस्तों, कौन सा मंदिर मंदिर वास्तुकला के हवेली रूप का प्रतिनिधि बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें नाथ द्वारा मंदिर। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, नाथ द्वारा मंदिर। 29 नंबर का प्रश्न है, भीलों द्वारा लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता था? क्या कहा जाता है बताइए? लड़की के विवाह के समय घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी के चित्र को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा, उसको बोलते हैं भराड़ी। क्या बोलते हैं? भराड़ी। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 30 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुंदा माता रोपवे जालोर। दोस्तों सुंदा माता रोपवे जालोर। मनसा पूर्ण करनी माता मंदिर रोपवे उदयपुर। तो दोस्तों मनसा पूर्ण करनी माता रोपवे उदयपुर, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बालाजी रोपवे सामोद जयपुर में है। तो दोस्तों और देखिए यहाँ पे सावित्री माता मंदिर रोपवे सिरोही, ये गलत हो जाएगा। ये इसमें क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सावित्री माता मंदिर रोपवे कहाँ है? तो दोस्तों ये पुष्कर में है। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में है। ये सिरोही यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाकी इसमें 3 सही है। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 31 नंबर का प्रश्न है, खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सहेलदी तंवर ने। सहेलदी तंवर। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे, खानवा का युद्ध कब हुआ था? 17 मार्च 1527 को, और इसके ठीक 1 महीने पहले 16 फरवरी 1527 को दोस्तों बयाना का युद्ध हुआ था। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसकी अध्यक्षता में की गई? तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणक्य लाल वर्मा ने की थी, और इसके प्रथम अध्यक्ष थे बलवंत सिंह मेहता। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और उपाध्यक्ष थे दोस्तों कौन? भूरेलाल भैया, और महामंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? किसने 1944 से 1956 के बीच बीकानेर के रेगिस्तानी गांवों में लगभग 300 स्कूल खोले? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें स्वामी केशवानंद। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, स्वामी केशवानंद। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 34 नंबर का प्रश्न है, पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक कौन है? पाबू प्रकाश महाकाव्य के लेखक हैं वो कौन है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें वो है आसिया मोडजी। आसिया मोडजी। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए 35 नंबर का प्रश्न है, प्रसिद्ध आदिवासी मेला बेणेश्वर राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? बताइए, बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? तो दोस्तों ये डूंगरपुर जिले के नवाटापुरा गांव में सोममाही जाखम नदी के संगम पर दोस्तों ये बेणेश्वर मेला है वो बढ़ता है, जिसे आदिवासियों का कुंभ है वो कहा जाता है। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डूंगरपुर। 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 36 नंबर का प्रश्न है, तेजाजी की पत्नी का नाम था। दोस्तों तेजाजी की पत्नी का नाम क्या था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। पिता का नाम था ताहड़ जी और माता का नाम था रामकुंवरी, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 37 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कथक का नहीं है? बताइए, कौन सा प्रमुख विद्यालय घराना कथक का नहीं है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए बीकानेर घराना है ये कथक का नहीं है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों है, जयपुर घराना, बनारस घराना, लखनऊ घराना, ये कथक के घराने हैं। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही।
38 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान का कौन सा जिला अजरक प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट के लिए दोस्तों बाड़मेर जिला प्रसिद्ध है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4 नंबर ऑप्शन सही। 39 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह रिवाज है वो कहलाता है, बताइए क्या कहलाता है? प्रथम बार पुत्र के जन्म के अवसर पर बालक और उसके परिवार को ननिहाल पक्ष द्वारा वस्त्र व आभूषण दिए जाते हैं, यह रिवाज कहलाता है। तो दोस्तों यह रिवाज कहलाता है जामना। क्या कहलाता है? जामना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे 40 नंबर का प्रश्न है, मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? मरु महोत्सव किस पर्यटन सर्किट का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मरु महोत्सव जैसलमेर। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा मरु पर्यटन सर्किट का यह महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन से। दोस्तों अब अपन भाग 3 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? तो यहाँ पर इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन करता है? तो ये संविधान की प्रस्तावना, आपने प्रस्तावना पढ़ी होगी तो आपको पता चल गया होगा दोस्तों, हम भारत के लोग संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवाद धर्मनिरपेक्ष नाम आएगा वहां पे प्रस्तावना में, आप पढ़ोगे तो धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है। दोस्तों राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेश की मंजूरी आवश्यक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है राज्य विधानमंडल द्वारा। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल के पास में अनुच्छेद 213 में उल्लेखित है। नेक्स्ट आगे देखिए, यहाँ पे राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? राज्य मंत्री परिषद अपने पद पर बना रहता है किसके प्रसाद पर्यंत? तो दोस्तों राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है, कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अनुसार या कौन से संवैधानिक संशोधन अधिनियम के आधार पर मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है, इसमें कौन सा था वो? तो वो था 61वां संविधान संशोधन अधिनियम दोस्तों 1989। इसके अंदर मताधिकार की आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 40 है वो किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों अपन राजस्थान पॉलिटी के 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, सचिवालय में प्रकोष्ठ प्रणाली के स्थान पर ग्रुप सिस्टम को लागू करने की सिफारिश किसने की थी? बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। सचिवालय में प्रकोष्ठ प्रणाली के स्थान पर ग्रुप सिस्टम को लागू करने की सिफारिश है वो दोस्तों किसने की थी? तो यहाँ पर इसका दोस्तों राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? बताइए। देखिए यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों राजस्थान सचिवालय पुनर्गठन समिति। 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर 47 नंबर का प्रश्न है, जिलाधीश के कार्यों एवं भूमिका को देखते हुए किसने संस्थागत करिश्मा की उपमा दी है? बताइए, जिलाधीश के कार्यों एवं भूमिका को देखते हुए किसने संस्थागत करिश्मा की उपमा दी है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों, किसने दिया ये? बताइए। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, ये उपमा दी है दोस्तों रजनी कोठारी ने, इससे संस्थागत करिश्मा की उपमा दी है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा रजनी कोठारी ने। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन के कितने दिनों के भीतर व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाएगा?
सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी आवेदन के कितने दिनों के भीतर व्यक्ति को सूचना उपलब्ध करवाएगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बताइए कितने दिनों के भीतर। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें 30 दिनों के भीतर, 30 दिनों के भीतर। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है। तो प्रश्नों के वर्गीकरण की संख्या है वो कितनी है, बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, देखिए वो है इसमें दोस्तों 3। कौन कौन से प्रश्न होते हैं? तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न और अल्प सूचना प्रश्न। तो यहाँ पर 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के कितने पद स्वीकृत हैं? तो कितने पद स्वीकृत हैं दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा 50 पद है वो स्वीकृत है राजस्थान उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, याद रखना। अब दोस्तों अपन भाग 5 के अंदर सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे दोस्तों। आराध्या रेस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। मैं सभी के लिए दोस्तों इतनी मेहनत कर रहा हूँ और निःशुल्क आपको ये टेस्ट सीरीज है वो उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिए क्लास को। और दोस्तों चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के सिलेबस के अनुसार ऑब्जेक्टिव क्लास सब्जेक्ट के अनुसार दोस्तों अगर आपने नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको फोल्डर मिल जाएंगे अलग अलग, जैसे कि कंप्यूटर चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान इतिहास और कला संस्कृति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान भूगोल चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, राजस्थान पॉलिटी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, भारतीय संविधान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। इस नाम से आपको वहां पे अलग अलग फोल्डर मिल जाएंगे। तो आप वहां जाकर दोस्तों जो ऑब्जेक्टिव क्लास है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो जरूर देखें, और उनका जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां जाकर भी वो क्लासेस देख सकते हैं। देखिए भाग 5 में अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 51 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? तो दोस्तों पानी में शक्कर घुलना, पानी में शक्कर घुलना ये क्या है दोस्तों? ये भौतिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ नहीं बनता दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे 52 नंबर का प्रश्न है, विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। विश्व की सबसे हल्की धातु का नाम बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें लिथियम। यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है, जब प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतन कोण के क्रांतिक कोण से अधिक हो जाने पर अपवर्तित किरण सघन माध्यम में वापस लौट आती है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों हीरे से कांच में, हीरे से कांच में। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों हीरे का अपवर्तनांक कांच से अधिक होने के कारण हीरे से कांच में प्रकाश के जाने पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 54 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? मेंडल के आनुवंशिकता का सिद्धांत है किस पर आधारित है? तो दोस्तों ये लैंगिक जनन पर आधारित है दोस्तों, लैंगिक जनन पर। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लैंगिक जनन पर। 55 नंबर प्रश्न इसमें देखिए, मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है। मानव के शरीर में सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है? तो वह है दोस्तों तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन आप बोल सकते हैं, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों भाग 6 के अंदर अपन करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों भाग 6 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है। देखिए 56 नंबर का प्रश्न है, पुरुषों की 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती? पुरुषों की 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो दोस्तों कौन सी टीम ने जीती बताइए। ये भारतीय करंट अफेयर के जो प्रश्न है उसके बाद में अपन राजस्थान करंट अफेयर के प्रश्न है वो अलग से पढ़ेंगे।
वो भाग साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। पुरुषों की 78वीं राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप की संतोष ट्रॉफी किस टीम ने जीती? तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें पश्चिम बंगाल ने जीती दोस्तों। ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल ने दोस्तों केरल को हराया था। आगे देखिए यहाँ पर 57 नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस शहर ने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह बनाई है? राजस्थान के किस शहर ने रामसर कन्वेंशन के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की सूची में जगह बनाई है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों उदयपुर। तो यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। नेक्स्ट आगे देखिए 58 नंबर का प्रश्न है, 6 जनवरी 2025 को आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पंचायत से संसद 2.0 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों ये उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया? ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओम बिड़ला के द्वारा, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के द्वारा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा दोस्तों, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 59 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का क्रम है। बताइए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सर्वाधिक वनावरण वाले राज्यों का क्रम है वो कौन सा है? तो वो क्रम है दोस्तों महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर ये शीर्ष 3 राज्य हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 60 नंबर का प्रश्न है, प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारत के शीर्ष 100 अमीर लोगों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अमीर लोगों में एकमात्र महिला कौन है? प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स द्वारा जारी की गई भारत के शीर्ष 100 अमीर लोगों की सूची 2024 में शीर्ष 10 अमीर लोगों में एकमात्र महिला कौन है? तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन है वो? तो दोस्तों वो है सावित्री जिंदल। यहाँ पर इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सावित्री जिंदल। अच्छा प्रश्न है ये। आगे देखिए अब अपन भाग 7 के अंदर राजस्थान करंट अफेयर से संबंधित 5 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर देखिए 61 नंबर का प्रश्न है, राज्य में सीमांत क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने हेतु चलाया गया मिशन सरहद संवाद अभियान का संबंध किस जिले से है? बताइए, मिशन सरहद संवाद का जो संबंध है वो बीकानेर जिले से है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें कौन सा? तो वो है बीकानेर। 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। आगे देखिए वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका शोरान का संबंध निम्न में से किस जिले से है? वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली मोनिका शोरान का संबंध निम्न में से किस जिले से है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें। बताइए दोस्तों ये कहाँ की रहने वाली है? तो ये भादरा हनुमानगढ़ की रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, भादरा हनुमानगढ़ की ये रहने वाली है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने दोस्तों कुश्ती में 68 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता है। आगे देखिए यहाँ पर 63 नंबर का प्रश्न है, प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी? प्रदेश में मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन करने के उद्देश्य से किस जिले में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर हनी बी कीपिंग की स्थापना की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें, बताइए कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों भरतपुर में। तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखिए। नेक्स्ट आगे देखिए जनवरी 2025 में राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान की किस पैरा खिलाड़ी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों जयपुर की पैराशूटर है मोना अग्रवाल, ठीक है। इनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और आई स्टार्ट के सहयोग से शुरू की गई
डिजिटल राजस्थान यात्रा राज्य के किन जिलों से होकर गुजरेगी? बताइए दोस्तों। दोस्तों, ये जो डिजिटल राजस्थान यात्रा है ये जयपुर, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और भरतपुर जिलों से होकर ये गुजरेगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, कोटा। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है भाग 8 के अंदर कंप्यूटर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए, किस मेमोरी को बार बार लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, किस मेमोरी को बार बार लगातार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है डी रैम। कौन सी रैम? डी रैम। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसे बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे जीएफएस फाइल सिस्टम किस ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों, जीएफएस ये क्या होता है? इसकी फुल फॉर्म ग्लोबल फाइल सिस्टम। दोस्तों, जीएफएस लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 68 नंबर का प्रश्न है, एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर व फुटर दिखते हैं? एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर व फुटर दिखते हैं? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू। दोस्तों, यहाँ पर इसका एमएस वर्ड के किस व्यू में हेडर व फुटर दिखते हैं? तो हेडर व फुटर है वो दोस्तों प्रिंट लेआउट व्यू में दिखते हैं। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रिंट लेआउट व्यू, ठीक है, बिल्कुल सही है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 69 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए यहाँ पर एक्सेल में सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल दर्पण होगा। एक्सेल में सेल सीमा G2 से M12 के लिए सेल दर्पण होगा। तो दोस्तों, वो सेल दर्पण क्या होगा? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये देखिए G2, ये अनुपात दे रखा है ना, ये लगना जरूरी है M12। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है, पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स के शीर्षक में समान फॉन्ट आकार और रंग का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है? पावर पॉइंट में सभी स्लाइड्स के शीर्षक में समान फॉन्ट आकार और रंग का उपयोग करने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कौन सा है बताइए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों स्लाइड मास्टर। यहाँ पर 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, स्लाइड मास्टर। अब आगे देखिए दोस्तों, अब अपन है वो भाग 9 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हिंदी व्याकरण से संबंधित 20 प्रश्न। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 71 नंबर का प्रश्न है, गाय में कौन सी संधि है? बताइए, गाय में कौन सी संधि है? अब यहाँ पे दोस्तों देखिए, व्यक्ति का नाम तो नहीं है, गाय है वो किसी जाति का ही बोध करवा रही है। तो ये जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों। 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, गाय में जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए 72 नंबर का प्रश्न है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वाक्य के लिए सर्वनाम का सही क्रमांक बताइए। दोस्तों, यहाँ पर देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, उत्तर 2 है वो सही माना गया है इसके अंदर, क्योंकि हम शब्द है वो पुरुषवाचक सर्वनाम है और वाक्य में कुछ शब्द के माध्यम से अनिश्चय की स्थिति है वो उत्पन्न हो रही है, इसलिए दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा इसका राइट आंसर। 2 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर नीचे दिए गए शब्दों में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया शब्द कौन सा है? दोस्तों, यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर सजना है, सजना है वो क्या है? ये दोस्तों क्रिया है। ठीक है, ये अकर्मक क्रिया है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पर है 74 नंबर का प्रश्न है, पुस्तक से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? पुस्तक से कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो दोस्तों पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। क्या है दोस्तों? ये जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक।
तो इससे कौन सा विशेषण शब्द बनेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा दोस्तों पुस्तकें। क्या हो जाएगा? पुस्तकें। तो इसका बहुवचन हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इसका विशेषण पूछा है, तो विशेषण वो जो जाएगा दोस्तों पुस्तकीय। क्या हो जाएगा? पुस्तकीय हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे, निम्नांकित तत्सम तद्भव शब्दों में से कौन सा युग्म अशुद्ध है? कौन सा युग्म अशुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए नृत्य ये तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव बनेगा नाच। श्रृंगार का तद्भव बनेगा दोस्तों श्रृंगार। चक्षु का आंख ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर चक्षु के स्थान पर दोस्तों क्या आएगा? अक्षी आएगा। क्या आएगा? अक्षी आएगा, ठीक है। अक्षी है वो तत्सम शब्द है। और दोस्तों तद्भव शब्द बनेगा दोस्तों इसका आंख। तो ये अपना इसमें गलत दे रखा है। और बाकी दोस्तों इसमें दधी है वो तत्सम शब्द है और दही तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, तिरस्कृत शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तिरस्कृत शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें, बताइए दोस्तों। इसके अंदर विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। विसर्ग संधि का 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। विसर्ग संधि है दोस्तों इसमें, ठीक है, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 77 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है। दोस्तों निम्न में से अयादी संधि का उदाहरण है, तो अयादी संधि का उदाहरण कौन सा है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, भावना। भावना है ये दोस्तों अयादी संधि का उदाहरण है, ठीक है। दोस्तों क्या हो जाएगा? भो प्लस अना, अना, ठीक है। भो प्लस अना यानी कि भावना। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 78 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? किस शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? यहाँ पर देखिए अभ्यारण। क्या हो जाएगा? अभ्यारण। दोस्तों अभ्यारण में दोस्तों अभय प्लस अरण्य। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें अभी उपसर्ग है वो सॉरी अभी उपसर्ग है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें अभय हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए यहाँ पे किस शब्द में अक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अक प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ है? देखिए यहाँ पे बालक। दोस्तों बालक के अंदर अक प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क प्रत्यय है। तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 80 नंबर प्रश्न है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची है? परस्पर पर्यायवाची है वो दोस्तों कौन से ऑप्शन में है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए अग्नि, वहीन और अनल, ये तीनों दोस्तों आग के पर्यायवाची है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, इनमें से किस विकल्प में दिए गए शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है? बताइए परस्पर पर्यायवाची कौन से ऑप्शन में नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए जीवा, रसना, अक्षी। तो अक्षी तो दोस्तों आंख का पर्यायवाची है, ठीक है। और ये जो जीवा और रसना है ये दोस्तों जीव के पर्यायवाची है। तो ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने सुमेल विलोम नहीं है? निम्नलिखित में से किसमें शब्द के सामने सुमेल विलोम नहीं है? तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा है? बताइए दोस्तों। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें कौन सा? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें, देखिए यहाँ पर भेद विभेद, ठीक है। भेद विभेद। तो दोस्तों यहाँ पर विभेद नहीं आएगा, भेद का दोस्तों अभेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभेद, ठीक है। और बाकी इसमें सारे सही दे रखे हैं। संश्लिष्ट का संश्लिष्ट हो जाएगा, स्थूल का सूक्ष्म, शाश्वत का क्षणिक। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 83 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विलोम युग्म सही है? कौन सा विलोम युग्म सही है वो अपने को यहाँ पर बताना है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर देखिए एक ही सही है और वो है निष्काम का सकाम। निष्काम का सकाम, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही है दोस्तों। नाश का विनाश नहीं होगा। नाश और विलास दोस्तों एक ही हो जाएगा। नाश का विलोम हो जाएगा सृजन, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर निकट का सन्निकट दे रखा है, तो दोस्तों निकट का विलोम हो जाएगा दूर। और मितव्ययी का विलोम होता है दोस्तों अपव्ययी।
तो यहाँ पर इसमें अल्पव्ययी दे रखा है, गलत हो जाएगा, अपव्ययी होता है। यहाँ पर 4 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, भोजन करने के बाद बचा हुआ अन्न वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो वो शब्द कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है इसमें दोस्तों देखिए उच्छिष्ट। उच्छिष्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उच्छिष्ट। ठीक है, 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, उच्छिष्ट। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 85 नंबर का प्रश्न है। इसमें देखिए, निम्न में से कौन सा विकल्प में अशुद्ध शब्द है? कौन से विकल्प में अशुद्ध शब्द है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तंदुरुस्त। तंदुरुस्त जो शब्द दे रखा है ये दोस्तों इसमें अशुद्ध शब्द है, सॉरी ये शुद्ध शब्द है। क्या है, अपने को बताना था कि कौन से विकल्प में शुद्ध शब्द है, तो तंदुरुस्त शब्द है वो दोस्तों इसमें शुद्ध है। तो 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 86 नंबर का प्रश्न है, अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अशुद्ध वाक्य कौन सा है? दोस्तों अशुद्ध वाक्य हो जाएगा इसमें, व्यक्ति यौनावस्था में अनेकों भूले करता है। अनेकों भूले करता है, तो अनेकों नहीं आएगा, अनेक भूले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्य काल किस वाक्य में है? निम्नलिखित में से संभाव्य भविष्य काल किस वाक्य में है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है, हो सकता है मैं भी आरएएस की परीक्षा दूं। हो सकता है मैं भी आरएएस की परीक्षा दूं। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये संभाव्य भविष्य काल है। आगे देखिए, यहाँ पे 88 नंबर का प्रश्न है, वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक है, आशय की लोकोक्ति कौन सी है? दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें, एक अनार सौ बीमार। एक अनार सौ बीमार। 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 89 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए, किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? किस विकल्प में हिंदी परिभाषिक शब्द का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो दोस्तों किसमें नहीं हुआ है बताइए? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, सीज फायर, आग रोकना, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए, सीज फायर का मतलब होता है संघर्ष विराम। क्या होता है? संघर्ष विराम। तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, यहाँ पे सभी सरकारी पत्र लिखे जाते हैं, तो किस में लिखे जाते हैं दोस्तों सभी सरकारी पत्र? तो दोस्तों ये अन्य पुरुष में लिखे जाते हैं। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अन्य पुरुष में। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 10 के अंदर है, इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 15 प्रश्न है, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिए, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस देखिए, 91 नंबर का प्रश्न है, I went to the court because I a notice। तो दोस्तों खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों इसमें देखिए, I went to the court because I a notice। तो देखिए यहाँ पर इसमें आप देख सकते हैं पास्ट में 2 कार्य हुए हैं, एक कोर्ट जाने का है और दूसरा नोटिस है वो रिसीव करने का है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैड रिसीव्ड आएगा। इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, पास्ट परफेक्ट टेंस होगा ये। तो यहाँ पर हैड दोस्तों रिसीव्ड आएगा, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, यहाँ पे डोंट डिस्टर्ब हर सी स्टिल स्लीप। बताइए खालिस्तान में क्या आएगा? 2 है खालिस्तान। देखिए यहाँ पर स्टिल है वो हिंट देता है कि कार्य अभी जारी है, और दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस में दोस्तों डोंट से आरंभ होना हिंट देता है। तो यह सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस का है। तो दोस्तों यहाँ पर इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी इज स्टिल स्लीपिंग। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए, 93 नंबर प्रश्न है, चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। इसमें देखिए सेंटेंस देखिए, इट इज बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंट बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स। इट इज बीइंग सेड दैट टू लिटिल मनी इज बीइंग स्पेंड बाय द गवर्नमेंट ऑन रोड्स। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पैसिव वॉइस में है। तो यहाँ पर इसमें दोस्तों इज बीइंग सेड को दोस्तों अपन आर सेइंग में बदलेंगे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, पीपल आर सेइंग दैट द गवर्नमेंट इज
स्पेंडिंग टू लिटिल मनी ऑन रोड्स, तो यहाँ पर इसमें एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 94 नंबर का प्रश्न है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। देखिए यहाँ पे सेंटेंस देखिए, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, इट इज टाइम टू क्लोज द शॉप, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर है दोस्तों, देखिए इस टाइप के सेंटेंस की दोस्तों पैसिव बनाते समय अपन दोस्तों टू के बाद वाली वर्ब के ऑब्जेक्ट को फोर लगाकर लिखते हैं, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी क्लोज्ड, तो यहाँ पर इसमें 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, ही सेड अलियास हाउ फुलिश आई हैव बीन चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोस्तों देखिए सेंटेंस में दुख के साथ पश्चाताप का भाव है, ठीक है, तो यहाँ पर सैड के स्थान पर क्या आएगा, एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट का यूज होगा दोस्तों, और हैव बीन को हैड बीन में बदलेंगे, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विथ रिग्रेट दैट ही हैड बीन वेरी फुलिश, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे चूज द करेक्ट ऑप्शन, इसमें देखिए आई एक्सक्लेम्ड विथ वंडर दैट इट वाज एन एक्सीलेंट आइडिया चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच, दोस्तों यहाँ पर देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मयादिबोधक वाक्य है ये, ठीक है, सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में है और डायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो दोस्तों इसमें क्या आएगा, ओ व्हाट एन एक्सीलेंट आइडिया सेड आई, तो यहाँ पर इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग असर्टिव सेंटेंस इनटू एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, तो इसमें सेंटेंस देखिए दोस्तों, इट वाज केयरलेस टू हिम, इट वाज केयरलेस टू हिम टू लीव द डोर अनलॉक्ड, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है इसमें दोस्तों देखिए, हाउ careless to him, sorry, how careless of him to leave the door unlocked, how careless of him to leave the door unlocked, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए 98 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें देखिए प्लीज अलाउ मी टू यूज योर फोन, प्लीज अलाउ मी टू यूज योर फोन, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए इसमें परमिशन ली जा रही है दोस्तों, तो ये इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है मे आई यूज योर फोन, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 99 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए सी इज द ऑफ द 2 सिस्टर्स, सी इज द ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों बताइए, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज द रिचर ऑफ द 2 सिस्टर्स, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमिनर आर्टिकल फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, यहाँ पर देखिए 100 नंबर का प्रश्न है, देयर इज हार्डली प्रॉब्लम दैट अनसेटल्स हिम, बताइए खालिस्तान में क्या आएगा वो अपने को यहाँ पर बताना है, डिटरमिनर और आर्टिकल का प्रयोग करके बताना है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें दोस्तों एनी प्रॉब्लम का प्रयोग होगा, 3 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, एनी प्रॉब्लम। 101 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, रोजेज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें बताइए क्या आएगा दोस्तों, इसमें देखिए इसमें आर्टिकल द का यूज होगा दोस्तों, ठीक है, द रोजेज आएगा, तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल प्रीपोजिशन, दोस्तों यहाँ पर देखिए दोज हु काउंट अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम, जनरली लूज द गेम, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है दोस्तों देखिए यहाँ पे काउंट होने के फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होता है दोस्तों भरोसा करना, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ऑन अदर्स आएगा, इसमें 4 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑन अदर्स हेल्प।
आगे देखिए यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू जॉइन पार्ट्स ऑफ ए कंपाउंड वर्ड। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सीधा सा है, संयुक्त शब्द के अंशों को मिलाने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो वो है दोस्तों हाइपन, यानी कि संयोजन चिन्ह का प्रयोग है वो किया जाता है। यहाँ पर इसमें 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 104 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। इसमें देखिए द ओल्ड मैन वाज डाइंग टू सी हिज सन। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों इसमें कौन सा, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए टू सी है हिज सन, द ओल्ड मैन वाज डाइंग टू सी हिज सन। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा वो है बूढ़ा आदमी अपने बेटे को देखने के लिए मर रहा था। यहाँ पर इसमें 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 105 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर ट्रांसलेशन ऑफ टेक्निकल टर्म्स। तो यहाँ पर देखिए मुद्रास्फीति, वेतनवृद्धि, प्रतिलेखन। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है दोस्तों मुद्रास्फीति के लिए इंग्लिश वर्ड है वो दोस्तों इन्फ्लेशन हो जाएगा, और वेतन वृद्धि के लिए इंक्रीमेंट हो जाएगा, और प्रतिलेखन के लिए दोस्तों ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए, अब अपन दोस्तों भाग 11 के अंदर गणित के 15 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। दोस्तों आराध्या एकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन है वो आप सभी के पास में निरंतर पहुंचता रहे। क्लास को लाइक नहीं किया तो दोस्तों एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें। देखिए अब अपन गणित से संबंधित 15 प्रश्न है वो पढ़ रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग। देखिए 106 नंबर का प्रश्न है, यदि x बराबर 2 का स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर हो और y बराबर 2 क्यूब इंटू 3 इंटू 5, तो x तथा का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। दोस्तों यहाँ पर देखिए x और y, x तथा y का महत्तम समापवर्तक है वो क्या होगा। x दे रखा है दोस्तों कितना, यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 का क्यूब इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है, और y का दे रखा है दोस्तों क्या 2 का क्यूब इंटू 3 इंटू 5। तो दोस्तों इन दोनों का जो मैस हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों क्या, तो दोस्तों इसका मैस हो जाएगा 2 का स्क्वायर और दोस्तों मैस हो जाएगा दोस्तों 3, ठीक है। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर इंटू 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 107 नंबर का प्रश्न है, एक कक्षा में 40 लड़के हैं, एक कक्षा में 40 लड़के हैं और उनकी औसत आयु 16 वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन को क्या करना है, 40 इंटू 16 कर लीजिए। 40 इंटू 16 करोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा 640 वर्ष, ठीक है। तभी 17 वर्ष आयु के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है। 17 वर्ष आयु के लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है तो औसत आयु 15.875 वर्ष हो जाती है। तदनुसार नए लड़के की आयु बताइए। दोस्तों अब देखिए क्या पूछा है, तभी 17 वर्ष आयु लड़के के स्थान पर एक नया लड़का आ जाता है तो आयु दोस्तों 15.875 हो जाती है। तो दोस्तों अपने को यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, 40 इंटू 15.75 करना है। तो 40 इंटू 15.75 करोगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा दोस्तों कितना 635, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 635 तो ये हो गया और 640 में से दोस्तों एक 17 वर्ष का लड़का चला गया था तो 640 में से 17 गए तो कितने बचे, तो दोस्तों ये बचे 623, कितने 623। अब 635 और 623, ठीक है, तो 635 में से 623 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 12 वर्ष। तो यही अपना सही उत्तर हो जाएगा, ये नए लड़के की आयु है दोस्तों, 1 नंबर ऑप्शन सही उत्तर। आगे देखिए, एक शर्ट विक्रेता अंकित मूल्य पर 25% का बट्टा देता है फिर भी वह 20% लाभ कमाता है। उस शर्ट का क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसे 60 रुपए का लाभ हुआ हो तो। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए 60 रुपए का लाभ हुआ हो तो सीधा सा है
दोस्तों 60 इंटू 100/20, ठीक है। 60 इंटू 100/20 कर लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर काट लीजिए इसको। तो ये कितनी बार कटा, 3 से, तो यानी कि 300। 300 इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, दो वस्तुएं 500 प्रति नग के हिसाब से बेची जाती है, जिनमें एक पर 30% का लाभ और दूसरी दूसरी पर 30% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितना प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुई है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, देखिए दो वस्तुएं जब बराबर के हिसाब से बेची जाती है और उनमें लाभ और हानि दोस्तों बराबर दे रखी है 30-30%, तो यहाँ पर जो 30% दे रखा है, 2 बार 30% दे रखा है ना, तो 30 का 30% निकाल लीजिए। तो 30 का 30% कितना होता है, 9 होता है, कितना, 9%। और एक तरफ लाभ और दूसरी तरफ हानि है, ठीक है, तो हानि ही होगी। तो यहाँ पर दोस्तों हानि 9% होगी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 1 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक प्राप्त करने चाहिए, उसको 80 अंक मिलते हैं, परंतु वह 70 अंकों से असफल रहता है। दोस्तों यहाँ पर सीधा सा है, कोई ज्यादा जरूरी नहीं है भाई, 15% अंक प्राप्त करने चाहिए थे उसको, ठीक है, और उसने अंक प्राप्त किए कितने, 80, और वो 70 अंकों से फेल हो गया, ठीक है। तो पास होने के लिए अंक कितने चाहिए थे, 15%। तो दोस्तों 70 और 80 कितना हो जाएगा, 150। तो ये 150 है, ये 15% के बराबर है, ठीक है, 150 है, ये 15% के बराबर है, तो 100% कितना होगा इसका, 1000। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो सही उत्तर 1000। आगे देखिए, यदि राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों। देखिए यहाँ पे अगर राम है, इसकी आय श्याम की आय से दोस्तों 25% अधिक है, तो दोस्तों ये अगर 125 है तो ये क्या है, 100 है। श्याम की आय से 25% अधिक है, तो राम की आय, तो सॉरी, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो दोस्तों 100/125 इंटू 100 कर लीजिए, ठीक है। तो ये कितनी बार कट गया दोस्तों, ये 100 से 4 बार, सॉरी 25 से 4 बार, ये 5 बार कट गया। तो 400 में दोस्तों 5 का भाग दोगे, सॉरी ये काट लेते हैं दोस्तों, तो ये 25 बार कट गया, सॉरी 20 बार, ठीक है। कितनी बार कट गया, 20 बार। तो 20 इंटू 4 कितने होते हैं दोस्तों, 80। तो 100 में से 80 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20% कम है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 25/125 इंटू 100 कर लीजिए, तो भी 20% आ जाएगा। आगे देखिए, 4000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 30%, सॉरी पहले भाग को 3%, दूसरे भाग को 5% वार्षिक ब्याज की दर से निवेश किया जाता है। यदि पूरे निवेश पर संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 है, तो पहले भाग की राशि है। तो दोस्तों पहले भाग की राशि है वो क्या होगी, देखिए 4000 को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि पहले भाग को 30%, पहले भाग को 3%, दूसरे भाग को दोस्तों 5% वार्षिक ब्याज पर निवेश किया जाता है। यदि पूरे निवेश पर एक संपूर्ण वर्ष का सरल ब्याज 144 हो, तो पहले भाग की राशि क्या होगी। दोस्तों अपन इसको देखिए, ब्याज यहाँ पर दे रखा है कितना, 144, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 144 बराबर है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो यहाँ पर मूलधन कितना है, x इंटू समय दोस्तों दे नहीं रखा, इंटू दर दे रखी है 3/100, प्लस दोस्तों यहाँ पर देखिए मूलधन क्या है दूसरे का, y इंटू समय दे नहीं रखा, इंटू दर 5/100। बस इसी को करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते जाइए दोस्तों। यहाँ पर 3x, देखिए 144 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 14400, ठीक है, कितना आ जाएगा, 14400। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा इसमें क्या, 3x + 5y बराबर 14400। तो x + y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4000।
तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों एक्स आ जाएगा। इसको अपन हल करेंगे तो एक्स 2800 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर पहले भाग की जो राशि है वो है 2800। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो बैंक ए तथा बी में सरल ब्याज की दरों का अनुपात 5:4 है। एक व्यक्ति अपनी कुल बचत इन दोनों बैंकों में इस प्रकार जमा करवाना चाहता है कि उसे दोनों बैंकों से समान अर्धवार्षिक ब्याज मिले। उसके द्वारा अपनी बचत को बैंक ए तथा बी में जमा करवाने का अनुपात होना चाहिए। बताइए। वही है दोस्तों, अभी मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वैसा ही है। देखिए, दो दे रखे हैं यहाँ पे, माना बचते हैं कि दोस्तों एक्स और वाई है, तो यहाँ पर एक्स इंटू 5 दर है, इंटू दोस्तों यहाँ पर टी समय बटे 100 बराबर दोस्तों वाई का क्या हो जाएगा, वाई इंटू 4 इंटू टी बटा 100 बस। तो यहाँ पर दोस्तों काट लीजिए, तो यहाँ पर 4:5 बचेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक धनराशि क्रमशः 5%, 10%, 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि तीनों वर्षों में वह राशि 16,632 रुपए हो जाती है तो निवेश की गई कितनी राशि है। दोस्तों यहाँ पर देखिए सीधा सा है भाई, एक राशि क्रमशः 5%, 10% और 20% चक्रवर्ती ब्याज पर 3 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 3 वर्षों में वह राशि 16,632 हो जाती है तो निवेश की गई राशि है। ऑप्शन के अनुसार उठाना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो दोस्तों, 105 बटे 100 इंटू 110 बटे 100 इंटू 120 बटे 100 बराबर दोस्तों यहाँ पर कितना दे रखा है, 16,632 दे रखा है। ठीक है बस। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इसको काट लीजिए, 5 से कट रहा है ना ये, तो ये इसको आप करोगे तो दोस्तों x इंटू यहाँ पर है दोस्तों 21 बटे 20 इंटू 11 बटे 10। ठीक है, 11 बटे दोस्तों 10, ये 10 से कट रहा है, और ये दोस्तों देखिए ये 20 से कट रहा है, तो दोस्तों ये 6 बटे 5, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब बराबर में दोस्तों 16,632 है, तो इसको काट लीजिए दोस्तों, 16,632 इंटू कितना हो जाएगा भाई, 20 इंटू 10 कितने हो जाएंगे, 200, 200 इंटू 5 1000, तो 16,632 इंटू 1000 बटे 21 इंटू 11 इंटू 6 तो 1386 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक कितना जाएगा, 12,000, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, एक कंपनी ने मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई के समय में अपने कर्मचारियों को 5:3 के अनुपात में कम किया और औसत वेतन प्रति कर्मचारी को 7:8 के अनुपात में बढ़ा दिया। ऐसा करने से कंपनी को 55,000 रुपए की बचत हुई। कंपनी का प्रारंभिक व्यय कितना था, तो कंपनी का प्रारंभिक व्यय है वो दोस्तों कितना था, वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों माना कि दोस्तों जो पहले कर्मचारी है वो दोस्तों 5x, जब कम करने के बाद कर्मचारियों की संख्या हुई तो दोस्तों वो हो जाएगी 3x कम हो जाएगी। ठीक है, और पहले प्रति कर्मचारी वेतन है वो 7y था, अब कर्मचारी वेतन है वो दोस्तों 8y है। तो दोस्तों यहाँ पर पहले कर्मचारी का जो खर्च है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5x इंटू 7y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, 35xy हो जाएगा। ठीक है, और बाद में कर्मचारी का बाद में कंपनी का कुल खर्च है वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3x इंटू 8y, यानी कि दोस्तों क्या हो जाएगा 24xy। ठीक है, तो माइनस कर लीजिए, बचत अपने को निकालना है, 35xy में से 24xy गया तो दोस्तों कितने बचे, तो दोस्तों 11xy बचा, ये बचत है। तो 11xy बराबर 55,000 है, 11xy बराबर 55,000 है, तो xy बराबर क्या आ जाएगा, 55,000 में दोस्तों 11 का भाग दे लीजिए, कितना आ जाएगा 5,000, और पहले कंपनी का कुल खर्च है वो निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पर है क्या करना है, 5,000 इंटू 35 कर लीजिए, 1,75,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें 3 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 1,75,000। 116 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ए बी व सी किसी साझेदारी में 6:9:10 के अनुपात में अपनी राशि लगाते हैं। यदि उनके द्वारा प्राप्त लाभों का अनुपात 2:3:5 के अनुपात में है
तो उनके द्वारा लगाई गई धनराशियों के समय का अनुपात ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अनुपात ज्ञात करना है, सही मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पहले ही यहाँ पर 2:3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 2 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर 117 नंबर प्रश्न है। ए और बी ने एक साझेदारी की, क्रमशः 16,000 12,000 का निवेश किया। 3 महीने बाद ए ने 5,000 रुपये निकाल लिए और बी ने 5,000 रुपये निवेश कर दिए। 3 महीनों बाद 21,000 की पूंजी लगाकर कारोबार में शामिल हो गया। 1 वर्ष बाद 26,400 के लाभ में बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है? दोस्तों देखिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूं दोस्तों। देखिए ए का कुल निवेश है, वो सबसे पहले तो अपन ने 16,000 इंटू 3 करना है। 16,000 इंटू अनुपात निकालना है इनका, 16,000 इंटू 3 करना है, ठीक है। अब दोस्तों ये 3 महीने के लिए लगाए थे 16,000, फिर 3 महीने बाद इन्हें 5,000 रुपये निकाल लिए। तो दोस्तों अब अपने को क्या करना है, यानी कि दोस्तों बचे अपने पास में कितने, 11,000। तो 11,000 इंटू ये 9 महीने के लिए लगाए उसने, ठीक है। तो अभी ये इनका टोटल करोगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,47,000 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और ऐसे ही बी का भी निकालना है, ऐसे ही सी का निकालना है, फिर इनका अनुपात निकाल के कुल लाभ यहाँ पर दे ही रखा है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें सी का, बी का हिस्सा सी से कितना अधिक है, तो 3600 का अधिक है दोस्तों। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा इसमें 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 118 नंबर प्रश्न है। 15 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं। 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए 20 आदमियों को प्रतिदिन कितने घंटे काम करना पड़ेगा? तो कितने घंटे काम करना पड़ेगा दोस्तों? 15 आदमी 8 घंटे काम करके दोस्तों किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करते हैं, तो 12 दिन में कार्य पूरा करने के लिए कितने आदमी की जरूरत पड़ेगी? तो यहाँ पे 12/20 इंटू 12 कर लीजिए, ठीक है, बस और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे 12 से 12 कट जाएगा, ये 5 से 3 बार कट जाएगा, ये 4 बार कट जाएगा, 4 से 2 बार कट जाएगा। तो दोस्तों 3 दूनी 6। देखिए 12 से यहाँ पे क्या जाएगा, 15 इंटू 8 इंटू 12। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें 15 इंटू 8 इंटू 12 बटे 20 इंटू 12, ठीक है। तो दोस्तों आप इनको मल्टीप्लाई करके काट दीजिए, 10 घंटे आएगा। कितना आएगा? 10 घंटे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए इसमें 119 नंबर का प्रश्न है। एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से चलती है। यदि उसे 1050 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो वह इस दूरी को कितने समय में पूरा करेगी? तो उसे कितने समय में पूरा करेगी? तो दोस्तों 1050 में आप 75 का भाग दे दीजिए, कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 घंटे। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर 2 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए, नीचे दिए गए दंड चित्र में एक बल्लेबाज द्वारा 10 पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए पहली 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है और उस संख्या को S1 कहा जाता है। आखिरी 5 पारियों के रनों को जोड़ा जाता है और उस संख्या को S2 कहा जाता है। तो S2 माइनस S1 का मान क्या होगा? दोस्तों यहाँ पर देखिए पहली जो 5 है तो यहाँ पर देखिए 108, 108, 65, 13, 113 और 78, इनको आप जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 377। कितना आ जाएगा? 377। और अब अंतिम 5 को जोड़ना है, तो अंतिम 5 है 109, 72, 57, 104 और 106। इनको जोड़ोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा? 448। कितना आ जाएगा? 448। अब 448 में से 377 गए तो दोस्तों कितना बचा?
तो दोस्तों 71 बचा, यही अपना सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर 4 नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये 50 नंबर का मॉडल पेपर है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो वो भी जरूर बताएं। आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।